हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल जीएस साइंस एंड बायोलॉजी क्लासेस। तो बच्चों, हमने लेसन नंबर 2 अम्ल, क्षार और लवण को अच्छी तरह से पढ़ा। अब इस पार्ट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और फैक्ट को आज हम पढ़ रहे हैं। तो अपना ध्यान लगाइए, सीधे बोर्ड पर आइए, रेडी टू स्टडी। पहला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड की दृष्टि से पिछले क्वेश्चन पेपरों को अगर देखा जाए तो हमने ये समरी किया है कि इस बार बोर्ड जो है वो 2-3 साल से पाठगत और पाठ्य पुस्तक जो क्वेश्चन है उनको बार बार रिपीट कर रहा है। साथ में कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में से बीच बीच में से क्वेश्चन बना रहा है। इसलिए आइए हम पहला क्वेश्चन लेके आए हैं। देखो, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या कारण है कि पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही जैसे खट्टे पदार्थ को क्यों नहीं रखना चाहिए? तो अपना पहला पेपर की दृष्टि से तो बच्चों छाप लो, पहला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही जैसे खट्टे पदार्थों को क्यों नहीं रखना चाहिए। इसको ऐसे भी पूछ सकता है कि दही जैसे खट्टे पदार्थों को धातु से बने बर्तनों में क्यों नहीं रखना चाहिए। दो टाइप तरीके से इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। तो देखो आंसर क्या होता है इसका। तो बच्चों, हम जानते हैं कि जो अम्ल होते हैं, यानी कि खट्टे पदार्थ अम्ल होते हैं और अम्ल धातु से क्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ये लवण विषैला होता है। कैसा होता है? विषैला होता है, जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। तो प्यारे बच्चों, हमको खट्टे पदार्थों को धातु से बने बर्तनों में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं जो खट्टे पदार्थ होते हैं वो अम्ल होते हैं। क्या होते हैं? अम्ल होते हैं। और अम्ल धातु से क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ये लवण जो होता है ये विषैला होता है। कैसा होता है? विषैला होता है। इसकी अधिक मात्रा होने के कारण व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। ये हमने धातुओं की रासायनिक अभिक्रिया में पहला कॉन्सेप्ट पढ़ा था और उस पहले कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और इसका कॉन्सेप्ट ये है कि अम्ल प्लस धातु इज इक्वल टू लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। जैसे कि एक अम्ल ले लेते हैं हम यहाँ पर एग्जाम्पल 4 के लिए HCl ले लिया।
एक धातु ले लेते, यहाँ पर Zn ले लिया, तो यहाँ ध्यान रखना ये Zn इस Cl के साथ क्रिया कर लेता है, ZnCl बना लेता है, साथ में हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब इसको संतुलित करने के लिए यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, ये जिंक क्लोराइड लवण बनता है। क्या पड़ता है? जिंक क्लोराइड लवण बनता है। क्या बनता है? लवण बनता है, साथ में हाइड्रोजन गैस भी निकलती है। तो ध्यान रखना बच्चों, जब भी आप खट्टे पदार्थों को धातु के बर्तनों में रखते हैं तो लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है, और ये जो लवण जो बनता है ये विषैला होता है। कैसा होता है? विषैला होता है, जिसकी अधिक मात्रा होने पर व्यक्ति मृत्यु भी हो सकती है। क्या हो सकती है? मृत्यु भी हो सकती है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढंग से याद कर लिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए बच्चों। अब पढ़ते हैं हम अपना सेकंड क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन पढ़ते हैं? सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो बोर्ड की दृष्टि से दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चा साहब, बिल्कुल आपका ध्यान बोर्ड पर हो जाना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्लास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। एक क्वेश्चन बड़े में पूछेगा, सन 2000 पिछला 2025 और 26 का क्वेश्चन, इसमें से एक 4 नंबर का क्वेश्चन आया था, इसी पार्ट से आएगा, छपेगा क्वेश्चन, छपेगा, ध्यान रख लेना। क्वेश्चन नंबर सेकंड, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती? तो प्यारे दूसरा जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है कि जो शुष्क HCl गैस होती है वो लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि HCl गैस होती है वो शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती। बच्चों देखो आंसर क्या होता है इसका, कि जो शुष्क लिटमस होता है, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक जो गैस है, हाइड्रोक्लोरिक गैस में H+ आयन, यानी कि हाइड्रोजन जो आयन होते हैं, आयन गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं, स्वतंत्र नहीं होते हैं। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या है, यानी कि जो HCl गैस होती है वो शुष्क अवस्था में होती है, जिसके कारण जो H+ आयन जो होते हैं वो गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं हो पाते हैं, और इसी कारण शुष्क हाइड्रोक्लोरिक जो गैस होती है वो लिटमस पत्र के रंग को नहीं बदलती है। यानी कि शुष्क जो HCl गैस है, इस गैस का जब आयनन होगा, यानी कि जब आयनन ही नहीं होगा, ये पूरी तरीके से H+ और Cl- आयनों में नहीं टूट पाता है, क्योंकि कौन सी अवस्था में रहता है? शुष्क अवस्था में रहता है। कौन सी अवस्था में रहता है? शुष्क। जब H+ आयन गति ही नहीं करेंगे तो ध्यान रखना लिटमस का रंग भी नहीं बदलता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए। तो बच्चों
पेपर की दृष्टि से इस पाठ में तीसरा हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन बनता है क्वेश्चन नंबर तीसरा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, इसको ढंग से स्टार हैशटैग क्वेश्चनों को लगा के एकदम नोट कर लीजिए। पेपर में आने वाले क्वेश्चन है, बिल्कुल छपने वाले क्वेश्चन है। वह क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहता है कि H प्लस आयन, H प्लस आयन विलयन की या H प्लस आयन की सांद्रता विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव डालती है। तो बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 2 या 3 तरीके से पूछा जा सकता है। तो H प्लस आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो बच्चों क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो। क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि यदि किसी विलयन में H प्लस आयन बढ़ते हैं तो क्या होगा, और यदि किसी विलयन में H प्लस आयन घटते हैं तो क्या होगा। तो देखो बच्चों क्या होता है, आंसर देखते हैं इसका अपन। जब किसी विलयन में H प्लस आयन की सांद्रता बच्चों कहते हैं मात्रा को, किसको, मात्रा को, सांद्रता बढ़ती है तो विलयन की पीएच घटती है, तो विलयन की पीएच घटती है, जिसके कारण वह विलयन उतना ही अम्लीय होता है। तो बच्चों ध्यान है कि अगर H प्लस आयन बढ़ रहे हैं तो आप कंफ्यूज ना करें। यहां बच्चे गलती हो सकती है, बच्चे अक्सर इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, गलती करते हैं। क्यों गलती करते हैं, बच्चों ने सीधा क्वेश्चन पढ़ा H प्लस आयन की सांद्रता बढ़ती है, बस देखा कि H प्लस आयन की सांद्रता बढ़ती है, उत्तर लिखा पीएच भी बढ़ती है, विलयन क्षारीय हो जाएगी। गलत, क्या हो जाएगा, गलत। ऐसा नहीं करना है, ध्यान रखना प्यारे बच्चों। H प्लस आयन अगर बढ़ते हैं तो पीएच क्या होगी, घटती है, क्योंकि जितने ज्यादा H प्लस आयन बढ़ेंगे, ध्यान रखना, अम्लता उतनी बढ़ेगी। और अम्लता पीएच स्केल में इधर नहीं बढ़ती है बल्कि 7 से 0 की तरफ बढ़ती है, ठीक है। तो ध्यान रखना, पीएच जब घटेगी तो विलयन भी क्या हो जाता है, अम्लीय हो जाता है। अब प्यारे बच्चों इसका जस्ट विपरीत अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ये तो क्वेश्चन इसमें से भी आ सकता है, आंसर है, लेकिन आंसर में से भी प्रश्न बना सकता है कि H प्लस आयन की जब सांद्रता बढ़ती है तो क्या होता है। अभी तो ये क्वेश्चन था H प्लस आयन की सांद्रता विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, लेकिन इसको भी अगर घुमा दे कि भाई H प्लस आयन की सांद्रता बढ़ती है तो क्या होता है। प्यारे बच्चों ध्यान रखना, अगर H प्लस की सांद्रता यानी कि मात्रा बढ़ती है, पीएच घटेगी, और पीएच घटेगी तो इसका मतलब क्या होगा, विलयन अम्लीय होगा। अब आपसे दूसरा क्वेश्चन इसी प्रश्न को यदि ऐसे पूछ लिया जाए कि H प्लस आयन की जो सांद्रता है वो घटती है तो क्या होता है। तो देखो यदि H प्लस आयन की सांद्रता घटती है तो पीएच का मान
का मान बढ़ता है। पीएच का मान क्या होता है? बढ़ता है। तो प्यारे छात्रों, यदि H प्लस आयन घट रहे हैं, इसका मतलब है पीएच 0 से 7 की ओर बढ़ रही है, यानी कि उसमें H प्लस आयन कम होते जा रहे हैं और विलयन की जो अम्लता है वो भी धीरे धीरे कम होती जाती है। अब हम अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों, अब हम वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेने जा रहे हैं जो अक्सर पेपर में आने के चांस होते हैं। जैसे क्या कारण है, क्या कारण है कि वर्षा का जल वर्षा का जल विद्युत का सुचालक होता है, सुचालक होता है, जबकि आसुत जल नहीं, आसुत जल नहीं, आसुत जल नहीं। क्यों? तो क्वेश्चन क्या है, यानी कि वर्षा का जल जो होता है वो तो विद्युत का चालक करता है, लेकिन ध्यान रखना जो आसुत जल जो होता है वो विद्युत का सुचालक नहीं होता है। क्यों? देखो बच्चों, आंसर क्या होगा। हम जानते हैं हम जानते हैं कि वर्षा के जल की पीएच 7 से कम हो जाती है या कम होती है, जिसके कारण उसमें H प्लस आयन H प्लस आयन गति करने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं हो जाते हैं अर्थात पीएच का मान कम हो जाता है, लेकिन आसुत जल की पीएच उदासीन होती है, उदासीन होती है, जिसके कारण आसुत जल में H प्लस आयन गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं, नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। तो बच्चों, क्या है कि वर्षा का जल जो होता है, मैंने पिछली अपने वीडियो में भी बताया था कि जब वर्षा का जल आता है तो कुछ वातावरण प्रदूषक, पर्यावरण प्रदूषक के कारण उस जल की पीएच कम हो जाती है और उसकी पीएच अम्लीय हो जाती है,
और वर्षा के जल की पीएच अम्लीय होने के कारण उसमें H प्लस आयन जो होते हैं वो स्वतंत्र हो जाते हैं गति करने के लिए, इसीलिए वर्षा का जल विद्युत का सुचालक होता है। लेकिन आसुत जल सुचालक नहीं होता है, क्योंकि आसुत जल जो है उसकी पीएच जो होती है बच्चों वो 7 होती है, अर्थात उदासीन होता है। आसुत जल में H प्लस आयन और OH माइनस आयन जो होते हैं उनकी मात्रा एकदम संतुलित होती है। विलयन यानी कि आसुत जल का जो है उसमें ना अम्लीय गुण होता है और ना क्षारीय गुण होता है, इसीलिए आसुत जल विद्युत का चालक होता है, अर्थात आसुत जल में विद्युत का चालन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड की दृष्टि से ये आने वाले क्वेश्चन है, 100% आने वाले क्वेश्चन है बच्चों, छपने वाले हैं, जल्दी से छाप लो। बच्चों अगला हमारा प्रश्न है, क्या अम्लों के विलयन, अम्लों के जलीय विलयन, जलीय विलयन विद्युत के चालक होते हैं, चालक होते हैं, जबकि जबकि ग्लूकोज एवं अल्कोहल के नहीं, अल्कोहल के नहीं। क्यों? बच्चों क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन ये कह रहा है कि अम्लों के जलीय विलयन तो विद्युत के सुचालक होते हैं, लेकिन ग्लूकोज, अल्कोहल इनके विलयन सुचालक नहीं होते हैं। ऐसा क्या कारण है? आइए हम जानते हैं। तो बच्चों ध्यान रखना, हमने अभी पढ़ा था जो अम्ल जो होते हैं उसमें H प्लस आयन पाए जाते हैं, जिसके कारण वो विलयन किया यानी कि विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। लेकिन जब अल्कोहल है, ग्लूकोज के विलयन को किसी पात्र में डाला जाता है और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, और तो हम देखते हैं कि जो बल्ब जो होता है वो बल्ब नहीं जलता है। इस क्वेश्चन को हम क्रियाकलाप के द्वारा समझते हैं। देखो, हमने सबसे पहले एक पात्र ले लेते हैं और इस पात्र में अल्कोहल का और ग्लूकोज का विलयन भर लेते हैं। भरने के पश्चात इसमें एक एनोड लगा देते हैं और एक कैथोड लगा देते हैं। एक एनोड लगा देते हैं और एक कैथोड लगा देते हैं और दोनों को हम सेल से जोड़ देते हैं। साथ में इसमें हम एक बल्ब भी जोड़ लगा देते हैं। साथ में हम इसमें क्या लगा देते हैं, बल्ब लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? बल्ब लगा देते हैं। प्यारे स्टूडेंट देखो, जब हम इस ग्लूकोज के विलयन को, ग्लूकोज या अल्कोहल के विलयन में विद्युत धारा यहाँ से चालू करते हैं तो ये बल्ब जो होता है प्रकाशित नहीं होता है। लेकिन जब इसी में ग्लूकोज के अलावा जल रखा जाता है, जल का विलयन बनाया जाता है, तो ये बल्ब जलने लगता है। इससे ये सिद्ध होता है कि ग्लूकोज और अल्कोहल के जो विलयन है वो विद्युत का चालन नहीं करते हैं, जबकि अम्लों के जो जलीय विलयन है उसमें H प्लस आयन होने के कारण वे विद्युत का चालन करते हैं। जल्दी से नोट डाउन कीजिए, ऐसे क्वेश्चनों के लिए बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं बच्चों।
क्लास को छोड़े नहीं, पूरा ध्यान अपना, फोकस अपना बोर्ड पर रखें। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्या होता है होता है जब अधातु ऑक्साइड में अधातु ऑक्साइड में या ऑक्साइड जब अधातु ऑक्साइड में अम्ल की अम्ल की अभिक्रिया करवाई जाती है। बच्चों, अभिक्रिया करवाई जाती है जाती है। तो क्या क्वेश्चन पूछा? अधातु ऑक्साइड ले रहे हैं। कौन सा ऑक्साइड ले रहे हैं बच्चों? अधातु ऑक्साइड। जैसे कि हमने अधातु ऑक्साइड ले लिया, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा ले लिया? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। अधातु ऑक्साइड की अभिक्रिया अगर हम HCl अम्ल से कराते हैं या हम किसी और के विलयन के साथ कराते हैं या अधातु ऑक्साइड की अभिक्रिया हम किसी क्षार के साथ कराते हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप जल्दी से दीजिएगा। क्वेश्चन का आंसर आप जल्दी से दीजिएगा और हम इसको आगे रिप्लेस करते हैं। आपको जवाब देना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, क्या होता है जब नमक के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन कराया जाता है? विद्युत अपघटन कराया जाता है। विद्युत अपघटन कराया जाता है। बच्चों, जल्दी से कमेंट में आंसर लिखो कि क्या होता है कि जब नमक के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन कराया जाता है। जल्दी से बताओ। देखो बच्चों, क्या आंसर है? जब नमक के जलीय विलयन का, देखो नमक का जलीय विलयन ले लेते हैं अपन NaCl, इसको विलयन बनाते हैं, इसको H2O में घोलते हैं, ये लिक्विड होता है और इसका विद्युत अपघटन कराते हैं। क्या कराते हैं? विद्युत अपघटन कराते हैं। तो ध्यान रखना कि जो नमक का जलीय विलयन है ये वियोजित होकर 2NaOH यानी कि कास्टिक सोडा बनाता है। साथ में कैथोड पर हाइड्रोजन गैस और एनोड पर क्लोरीन गैस का निर्माण होता है। तो बच्चों ध्यान रहे, इसको संतुलित करने के लिए हम 2 लगा सकते हैं। ठीक है, कि जब भी नमक का जलीय विलयन लेते हैं, नमक में जल को घोलते हैं, इसको लिक्विड घोल बनाएंगे और इसका विद्युत अपघटन कराते हैं हमको, तो कास्टिक सोडा प्राप्त होता है। यानी कि कौन सा प्राप्त होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। लेकिन इस अभिक्रिया में ध्यान रखना, एनोड पर क्लोरीन गैस का निर्माण होता है और क्षार का निर्माण होता है। तो बच्चों इस अभिक्रिया को हम क्लोर क्षार अभिक्रिया
भी कहते हैं। और बच्चों पेपर में ये क्लोर क्षार अभिक्रिया के नाम से कई बार पूछा हुआ है कि क्लोर क्षार अभिक्रिया किसे कहते हैं। इसका कई बार चित्र भी पूछ लिया जाता है। तो ध्यान रखना है कि नमक का पन को विद्युत अपघटन कराना है और क्षार यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है और एनोड पर क्लोरीन गैस का निर्माण होता है। तो क्लोरीन गैस और क्षार के बनने के कारण ही इस अभिक्रिया को क्लोर क्षार अभिक्रिया कहा जाता है। जल्दी से नोट डाउन करो। आगे चलते हैं। ऐसा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पेपर में एकदम सीधे के सीधे आते हैं बच्चों, बिल्कुल एज इट क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल जाते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए, आगे भी आपको ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जवाब मिलते रहेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, क्या होता है, क्या होता है जब शुष्क बुझे हुए चूने में बुझे हुए चूने में क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है। क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है। कौन सी गैस प्रवाहित की जाती है? क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है। तो जल्दी से क्वेश्चन का आंसर अब बच्चों अब तक आ जाना चाहिए था, क्योंकि अभी आपने पिछले वीडियो में इनको ढंग से पढ़ा था। लवण परिवार का पहला पार्ट था, स्पेशल मैंने पढ़ाया था लवण परिवार में क्या क्या अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं। क्वेश्चन देखो, जब शुष्क बुझे हुए चूने, बच्चों देखो इन अभिक्रियाओं से संबंधित क्वेश्चन करने के लिए आपको सूत्र याद होने बहुत जरूरी है। तो देखो कैसे अभिक्रिया होती है ये, ठीक है। तो देखो शुष्क बुझे हुए चूना, ये हमने ले लिया शुष्क बुझा हुआ चूना, और इसमें हम कौन सी गैस प्रवाहित करते हैं? क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं। तो ध्यान रखना यहां से कि जो जल जो होता है ये बाहर निकल जाता है और ये CaO Cl2 का निर्माण होता है, साथ में H2 का O का निर्माण भी होता है। यानी कि जब हम शुष्क बुझे हुए चूने में क्लोरीन गैस प्रवाहित करेंगे तो हमको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, यानी कि जिसको साधारण भाषा में साधारण नाम में व्रंजक चूर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्रंजक चूर्ण प्राप्त होता है और साथ में जल का निर्माण होता है। तो बच्चों ध्यान रखना, जब भी ये क्वेश्चन आए सीधा कि भाई शुष्क बुझे हुए चूने में कैल्शियम क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है तो किसका निर्माण होता है? तो व्रंजक चूर्ण का निर्माण होता है। बच्चों ध्यान रखना है। क्या आप मेरे को कमेंट में ये बता सकते हैं जो व्रंजक चूर्ण है इसका एक उपयोग किस में किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर में। किस में किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 7, क्या होता है, क्या होता है जब बेकिंग सोडा को बेकिंग सोडा को गर्म किया जाता है, तो गर्म किया जाता है। बेकिंग सोडा को क्या किया जाता है बच्चों? गर्म किया जाता है। तो बच्चों जल्दी से बताओ कि जब हम बेकिंग सोडा को गर्म करते हैं तो किस पदार्थ का निर्माण होता है? जल्दी सी कमेंट में बताइए, जल्दी सी कमेंट में बताइए।
तो देखो बच्चों आंसर क्या होगा। बेकिंग सोडा, देखो बेकिंग सोडा का सूत्र होता है NaHCO3। ये होता है बेकिंग सोडा। क्या होता है? बेकिंग सोडा। परीक्षा की दृष्टि से ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। परीक्षा की दृष्टि से ये जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेकिंग सोडा को जब गर्म करते हैं तो ध्यान रखना सोडियम कार्बोनेट का निर्माण होता है, साथ में CO2 गैस का निर्माण होता है और साथ में जल का भी निर्माण होता है। तो ये जो CO2 बनती है इस अभिक्रिया में ध्यान रखना है आपको बच्चों। जब हम इस बेकिंग सोडा को गर्म करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल का निर्माण होता है। अब ये जो CO2 जो गैस होती है इसका उपयोग वह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जो CO2 गैस होती है ये अगर इस बेकिंग सोडा को हम क्या करते हैं कि खाद्य जो पदार्थ होते हैं उसमें मिलाकर गर्म करते हैं, इस CO2 के कारण वो खाद्य पदार्थ जो होते हैं वो हल्के, स्पंजी और मुलायम हो जाते हैं। तो देखो जब इस बेकिंग सोडा को बेकिंग सोडा को खाद्य पदार्थ में मिलाकर गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है तो ध्यान रखना CO2 गैस का निर्माण होता है, गैस का निर्माण होता है। इसका निर्माण होता है, निर्माण होता है, CO2 गैस का निर्माण होता है। और ये जो CO2 गैस जो होती है ये CO2 गैस खाद्य पदार्थों को स्पंजी मुलायम एवं नम बना देता है, नम बना देता है। तो ध्यान रखना जब बेकिंग सोडा को हम गर्म करते हैं तो CO2 गैस का निर्माण होता है और जब इस बेकिंग सोडा को हम खाने वाले पदार्थ जैसे पकोड़े बनाते हैं, ब्रेड बनाते हैं, टोस्ट बनाते हैं, इन सब में आटे में मिलाकर इनको जब गर्म किया जाता है इसको तो CO2 गैस का निर्माण होता है। और ये जो CO2 गैस जो होती है ये क्या करती है पदार्थ को बिल्कुल मुलायम बना देती है, स्पंजी बना देती है और इसीलिए इनका उपयोग खस्ता, पकोड़े, ब्रेड, केक आदि जैसी चीजों में किया जाता है। जल्दी से उतारिए ध्यान, इधर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये एक रसगुल्ले की तरह क्वेश्चन है। जल्दी से जल्दी उतारे। क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों हम। अगला क्वेश्चन है क्या होता है जब जिप्सम को, क्वेश्चन नंबर 8 है और वेरी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं ध्यान से। क्या होता है जब जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है। तो बच्चों देखो यानी कि जिप्सम को कितने ताप पर गर्म करते हैं 373 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं। तो जिप्सम का सूत्र क्या होता है बच्चों CaSO4 डॉट 2H2O, ये हो जाता है जिप्सम। और इस जिप्सम को हम जब 373 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तो इसमें से जो जल का अणु है, जल का 1.5 भाग जो होता है वो क्रिस्टल के रूप में इसके साथ जुड़ जाता है और
प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण हो जाता है, जिसको हम शॉर्ट में CSO4H2O यानी कि इसका सूत्र है, और इसको सामान्य भाषा में हम POP कहते हैं। साथ में डेढ़ जो भाग है ये जल का बाहर निकल जाता है और आधा अणु क्रिस्टलन जल के रूप में इस POP में जुड़ जाता है। तो बच्चों यहाँ से कई बार क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि क्रिस्टलन जल किसे कहते हैं, क्रिस्टलन जल किसे कहते हैं। तो ध्यान रहे बच्चों, जब हम पीओपी को 373 केल्विन ताप पर यानी कि जिप्सम को गर्म करते हैं तो पीओपी का निर्माण होता है और साथ में जल का अणु बाहर निकलता है। अगला क्वेश्चन है कि क्रिस्टलन जल किसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, क्रिस्टलन जल किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। तो देखो, लवण के इकाई सूत्र में जल के जो अणु लवण के इकाई सूत्र में जल के जो अणु क्रिस्टल के रूप में जुड़े होते हैं उसे क्रिस्टलन जल कहा जाता है, उसे क्रिस्टलन जल कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, क्रिस्टलन जल। एग्जाम्पल से समझो, यानी कि बच्चों आपने क्रिस्टलन जल में यानी कि कई एग्जाम्पल लवण परिवार में पढ़ा था। जैसे अभी अपन ने पढ़ा था पीओपी के साथ में आधा अणु H2O का जुड़ा होता है, तो आधा जो अणु है वो किसका है, क्रिस्टलन जल का है। यानी कि सूत्रों के साथ में जो जल का अणु क्रिस्टल के रूप में जुड़ा होता है उसे ही क्रिस्टलन जल कहा जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं हम अभी, जैसे Na2CO3.10H2O, ये धावन सोडा होता है। क्या होता है, धावन सोडा। तो धावन सोडा में जल के अणु कितने हैं बच्चों, 10 हैं। कितने अणु हैं, 10 अणु हैं। जैसे अभी जिप्सम पढ़ा था CSO4.2H2O, ये जिप्सम है। तो जिप्सम में बताओ जल के अणु कितने होंगे, क्रिस्टलन जल के 2 अणु होते हैं। कितने होते हैं, 2। तो इन सूत्रों यानी कि लवण जो है इनके साथ में जो इकाई में यहाँ पर ये जल के अणु क्रिस्टल के रूप में जुड़े होते हैं, इन्हीं क्रिस्टलन जल को ही अपन क्रिस्टलन जल कहते हैं। यानी कि क्रिस्टल के रूप में, ठोस के रूप में इनके साथ जुड़ जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो कि पेपर की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या कारण है कि पीओपी को नमी युक्त बर्तनों में क्यों नहीं रखना चाहिए।
क्यों नहीं रखना चाहिए। यानी कि पीओपी को नमी युक्त यानी कि जल युक्त, हल्का आर्द्रता युक्त, नमी युक्त बर्तनों में हम क्यों नहीं रखते हैं। तो बच्चों देखिए इसका कारण क्या होता है। इसका कारण ये होता है बच्चों कि जो पीओपी जो होता है, जिसका सूत्र है CaSO4.12H2O, ये जो पीओपी है, नमी युक्त जो बर्तन में जो जल होता है उस जल से क्रिया कर लेता है और क्रिया करके जिप्सम बना लेता है। CaSO4.2H2O ये जिप्सम बन जाता है। और बच्चों ये जो जिप्सम होता है कुछ समय के बाद धीरे धीरे कुछ समय के अंदर ही कठोर पदार्थ का रूप धारण कर लेता है। ये पेपर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पेपर में कई बार आया हुआ है। अच्छा, कई बार इसी पीओपी में से एक क्वेश्चन और बन जाता है कि पीओपी के उपयोग लिखिए। क्या लिखिए? उपयोग। तो पीओपी के उपयोग यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग जो है वो कहाँ कहाँ किया जाता है। तो ध्यान रखना बच्चों, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग, पहला इंपॉर्टेंट जो उपयोग है वो टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में किया जाता है। टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में किया जाता है। हड्डियों को जोड़ने में किया जाता है। इसके अलावा ध्यान रखना, भवन की जो सजावट होती है यानी कि हम पीओपी कराते हैं घरों में, सजावट में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त जो मूर्तिकार जो होते हैं वो मूर्तियों को सजावट में यानी कि मूर्ति उद्योग में भी इसका उपयोग होता है। मूर्ति उद्योग में भी पीओपी का उपयोग किया जाता है। तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लवण परिवार से और इस पार्ट से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि पेपर में ये सीधे की सीधे पूछे जाते हैं। इन क्वेश्चनों को आप एक बार ढंग से पढ़ के रिवीजन करके विद एग्जाम्पल सहित करें। पेपर में ये क्वेश्चन बच्चों आपको सीधे की सीधे मिल जाते हैं। कई क्वेश्चन देखो बच्चों पेपर में सीधे सीधे आ जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर कुछ पदार्थों में अम्लों के नाम पूछ लिए जाते हैं। क्या पूछ लिए जाते हैं बच्चों? अम्लों के नाम। तो बताइए बच्चों, संतरा जो होती है, संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। कुछ प्रश्न बच्चों बिल्कुल इजी टाइप में भी आ जाते हैं, जैसे कि संतरा में कौन सा अम्ल है? सिट्रिक अम्ल। इसी प्रकार नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाएगा? नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाएगा। नींबू में भी कौन सा? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है बच्चों। तीसरा, नींबू के अलावा बच्चों ध्यान रखना है आपको, इसमें इमली भी पूछ ली जाती है कई बार। इमली में होता है टारटरिक एसिड होता है। कौन सा अम्ल होता है? टारटरिक अम्ल होता है। इसके अलावा बच्चों सेब में पूछ लिया जाता है कई बार। सेब में मैलिक अम्ल होता है। कौन सा होता है? मैलिक अम्ल होता है बच्चों। पांचवा, इसके अलावा कच्चा जो टमाटर होता है, टमाटर आपने खूब खाए होंगे गर्मियों में, उसमें ऑक्जेलिक अम्ल होता है। कौन सा होता है? ऑक्जेलिक अम्ल होता है। ऑक्जेलिक अम्ल होता है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है वो ध्यान रखना है, चींटी के डंक में, किसमें? चींटी के डंक में ये आया हुआ है, इसमें होता है मेथेनोइक बच्चों। क्या होता है? मेथेनोइक अम्ल होता है। मेथेनोइक अम्ल होता है। तो प्यारे बच्चों, इस पाठ से संबंधित और भी क्वेश्चन, अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जीएस साइंस एंड बायोलॉजी पर
2580 पर कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। अपने आसपास के साथियों को भी बताएं। ठीक है, धन्यवाद।